कही थी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो यूपी में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं, पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी यूएसपी बन गई, पार्टी की यूएसपी बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों माने एक कर दिए हैं। बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें ओबीसी महिलाएं वंचित हो गई और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूँ। दीदी आप अपनी दीदी आप पहले इन्होंने जो पूछा था वो पूछे ना, आपकी ही पार्टी के बिल का आप विरोध लॉन्ग भिजवाना, और आप कह रहे हैं अभियान इसके खिलाफ आज से ही चलाया जाएगा। नहीं, खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि ओबीसी महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया तो मैंने कहा था उसके बाद बोलूँगी। और मेरा बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। सामाजिक विषयों पर बोलने की छूट रहनी ही चाहिए, और इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात कहने की अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। दीदी आप वर्ग की जाति के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं लोन मांग रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे थे, मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेताओं के साथ, मायावती जैसी नेताओं के साथ, जो नारे लगाते थे तिलक तराजू हर तलवार, और इनको मतलब आगे का मैं मुंह से निकाल ही नहीं पाऊंगी, उनके साथ मजबूरी में जा रहे थे। और वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ उनको अपनी जगह नहीं दिखाई देती थी, मैंने ये कहा है। अरे इनका हो जाए क्रम से 1996 में देवेगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें एसटी, एससी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए।
और मैंने ये भी कहा कि एसटी और एससी को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, इसलिए इसमें ओबीसी का प्रोविज़न करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज़ हो गए और पूरा सदन नाराज़ हो गया। लेकिन अचानक सदन 2 हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेकर। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आ गए, और हमारी पार्टी के लोग भी पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा, तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविज़न नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है तो फिर इसमें हम वो प्रोविज़न भी कर सकते हैं, और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियाँ भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो इस बात पर जब स्टैंडिंग कमेटी को बिल गया तो जॉर्ज साहब का प्रस्ताव था कि मुझे ही अध्यक्ष बना दिया जाए स्टैंडिंग कमेटी का, लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष थी, एक पार्टी थी, मेरा एक मत था, इसलिए डॉक्टर कामरेड गीता मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और हर बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैंने मुद्दा उठाया और अटल जी और अडवाणी जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। हर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया। जब मैं मिनिस्टर थी तो 1-2 बार अटल जी ने इस बिल को लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि आप ओबीसी के प्रोविज़न के बिना मत लाइएगा इस बिल को, नहीं तो मैं सदन में भी इसके विरोध में खड़ी हो जाऊंगी। तो इसलिए किसी ना किसी वजह से वो रुका रहा। मैंने आज कल जब मुझे खबर लगी आ रहा है, सुबह खबर लगी कि आ ही रहा है, तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम, और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए, तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी ओबीसी वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविज़न उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविज़न नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविज़न की बात इसमें हो। अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविज़न हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी, और बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो। और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई ओबीसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया, लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविज़न नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा, और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से 5 राज्यों में चुनाव है। आपको क्या लगता है कि इस बिल से कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही, क्योंकि मोदी जी के लिए वो एक आस्था का और आत्मीयता का भाव रखती हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित में बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए महिलाएं तो वोट देंगी। तो क्या हम सारे काम वोट के लालच में करेंगे? क्या हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें वोट दें? नहीं, हमारा भी तो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी महिलाओं के स्थान के बारे में सोचें। पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी, और मैं जाके मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें? और इनको 1000 2-2 हज़ार रुपये देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए और संसद के अंदर स्थान दीजिए।
दीदी हाँ आप बोलिए, आप उनका होगा नहीं, अब चेक वालों प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, अगर वो आपका जो रिकमेंडेशन है जो संशोधन के लिए, अगर वो रिकमेंडेशन बिल में नहीं जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर क्या आप मतलब क्या उस पर आपका अभी इस बिल की एक लंबी लाइन है, अभी दोनों सभाओं में पारित होना है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों के हक में हमेशा बोला है, वो लड़े हैं और कई बार बहुत तकलीफ व्यक्त की है उनकी हालातों को देख करके। तो प्रधानमंत्री के हाथ में एक मौका आ गया है कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी वो संसद में बैठने का मौका दे दें, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं लेकिन आपको बता दूं, अटल जी के समय जब इस बिल पे काम हुआ था, उस समय क्या आपके रिकमेंडेशन जोड़े गए थे? क्योंकि आप तो 96 से रिकमेंडेशन की मांग कर रही हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। तब मैं आपको बताऊं, इस बिल की ऐसी विचित्र स्थिति हो गई थी कि कैबिनेट में उठे तो मैं रोक देती थी और मैं बोलती थी कि देखो संसद में बिना मेरी जानकारी के लिए आए तो मैं वहीं खड़े होकर विरोध कर दूंगी। तो फिर हालात ऐसे हो जाते थे। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ इस पर विशेष किया नहीं, शायद प्रयास ही नहीं किया। उस समय कांग्रेस पूरे समय ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं बोली है, ये ध्यान रखिएगा आप। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का साथ नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की कई महिला सांसदों ने मुझे कहा, जब मैं बाहर निकल आ गई, हंगामा हो गया मेरे बोलने के बाद और देवगौड़ा ने बिल वापस ले लिया, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया। तो उस उन्होंने कहा कि तुमको पत्थर मार सकती हैं बाहर महिलाएं। मैंने कहा आप लोग भी तैयार है ना, झाड़ू भी मारा जा सकता है आप लोगों को। तो इसलिए हंसे और हम लोग इस बात के साथ। तो ऐसे होते होते ये बिल अटका रहा। अब प्रधानमंत्री जी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ ले आए हैं, तो मैं अभी भी अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से, सरेआम अपील करूंगी कि आप अभी भी राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें ओबीसी का प्रोविजन उसमें शामिल कर लीजिए। दीदी अभी देने से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये बीजेपी की जो सरकार है शिवराज जी की, क्या ये रेवड़ी बांट रही है कि हजार? नहीं, रेवड़ी बिल्कुल नहीं है, उससे रिलीफ होता है, भाई की तरफ से बहनों के लिए गिफ्ट है। लेकिन और अच्छा होगा अगर वो महिलाओं को और पिछड़ी जाति की महिलाओं को, क्योंकि दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति की महिलाएं और सवर्ण महिलाएं भी 10%, जो सवर्णों के आरक्षण की मैं पक्षधर हूँ, उन सबको एक रिलीफ होगा इस आरक्षण से। हाँ हाँ, वो जनगणना के बाद ही मिल पाएगा महिलाओं को। दूसरा उनका कहना है कि 2021 के जनगणना हो नहीं पाई है, जो आज तक नहीं हुई है, तो इसकी वजह से महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में दूसरी ओर वो कह रहा है कि जनगणना परिसीमित जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा, तब जाके महिला आरक्षण बिल लागू होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया था। जो राहुल गांधी का ट्वीट है उसका जवाब देना तो जिनने आरक्षण का बिल प्रस्तुत किया है मेघवाल साहब ने, उनका काम है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उसका उस जनगणना से कोई संबंध नहीं है ना, सीटों को आरक्षित जैसे डिलिमिटेशन हुआ है, तो इसलिए वो उसके लिए कोई जनगणना जरूरी ही होती है ऐसा नहीं है। ये तो एक विशेष प्रोविजन है आरक्षण का जो किया गया है, इसका जनगणना से कनेक्शन है। और अगर कोई कनेक्ट है तो राहुल इसको बात करें मेघवाल जी से मिलकर। परिसीमन का तो मुद्दा है ना, तो ये वो राहुल गांधी का मामला है ना, इसमें देखिए। और इसको हाँ, इस पर सरकार की तरफ से तो क्या महिला आरक्षण 29 में या बाद में मिलेगा? अभी इसमें जवाब सरकार की तरफ से आएगा, मेरी तरफ से नहीं। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे, इसमें ST, SC और OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना 50%, 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें ST, SC और OBC की होना। ये जो 28-29 पर बात, 28-29 तक बात जा रही है, तो मिला के जुमला रहेगा कांग्रेस का। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो भी योजनाएं घोषित की वो लागू की हैं। जनधन योजना लागू करी, मुद्रा योजना लागू करी, GST लागू करी, स्वच्छता अभियान चलाया, तो जुमला कहाँ से रह गया? हर चीज़ को वो धरातल पे लाए हैं और इतना ज़्यादा होमवर्क करके लाए हैं। उनके मंत्री और वहाँ के जो मंत्रालय के जो अधिकारीगण होते हैं वो इतना बढ़िया ढंग से नीचे जमीनी उससे काम करते हैं। कांग्रेस जरूर हमेशा जुमलेबाजी करती थी, बड़ी बड़ी, मतलब मैं खुद ही तंग रह गई कि जिस कांग्रेस ने उस समय पर साथ नहीं दिया 96 में, आज अचानक उन्हें अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो OBC आरक्षण की बात करने लगी। अभी अगर ये लागू नहीं होता है तो अभी के मेरे को क्या लग रहा है कि महिलाएं वोट देती ही हैं और हम फायदे को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं। हमने बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए हैं कि हमें फ़ायदा होगा, हमने बहुत सारे काम इसलिए किए हैं कि लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें। आज पिछड़े वर्ग बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं, इस आरक्षण में उनका प्रोविज़न नहीं भी करेंगे तभी उन्हें वोट दे देना है, लेकिन हम उनके अधिकार से वंचित करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, तो उसके लिए जातिगत जनगणना भी जरूरी है, तो क्या पक्ष में है जातिगत जनगणना? पिछड़े वर्ग लिस्टेड हैं,
जब लोग कॉलम भरते हैं तो उसमें लिखा होता है ओबीसी, तो जब रिजर्व हो जाएगी कोई सीट ओबीसी के लिए तो जिस महिला ने कॉलम भरा होगा ओबीसी का वो उस वहाँ पे उम्मीदवार हो जाएगी। इसका जातिगत जनगणना से कोई संबंध नहीं। मैं अब इसके एक दूसरे पक्ष पे आ जाऊँ। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ और जातियों के नाम पे इतनी डिबेट हुई टीवी पे, तो मैं इतनी डर गई थी कि क्या हम मनुवादी व्यवस्था की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा देश चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जातियों को उनकी औकात बता दी गई कि तुम तो 2.5% ही हो, तुम तो 10% ही हो, जबकि वो मिला करके 60-70% हो रहे हैं अगर सब इकट्ठे हो जाए तो। और ऐसा उनकी औकात बता करके उनको बोना बना दिया गया, उनको छील करके रख दिया गया। मैं तो तभी बहुत चिंतित हो उठी थी। इसी तरह से मैं सनातन की बहस पे चिंतित हूँ कि ये तो धार्मिक विद्वानों का काम है, शंकराचार्यों का काम है, नेताओं ने अपने हाथ में ये काम क्यों ले लिया। सड़क बिजली पानी की बात करो, विकास की बात करो, रोटी और रोजगार की बात करो। इसलिए मैं सनातन की बहस के लिए भी तैयार नहीं होती और जातिगत गणना के बिना नहीं हो पाएगा ऐसा मैं मानती नहीं। जिस महिला ने कॉलम भरा है कि मैं ओबीसी हूँ वो वहाँ से चुनाव लड़ जाएगी। हाँ, मांग ही नहीं है, स्ट्रेस है। और मैं देश में ऐसा माहौल बनाऊंगी कि प्रधानमंत्री जी तक उसका संदेश जावे, और बड़े पॉजिटिव तरीके से बोलूंगी, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही है और पार्टी ने मेरा बहुत सम्मान किया इस बात के लिए। बल्कि ये माना कि इसी वजह से मेरा ऐसा कह देने के बाद बिहार में जब मुझे प्रभारी बनाया गया, यूपी में भी मुझे खूब पान के पत्ते सा जो फेरा गया, उसमें ये दोनों चीज़ें मिल गई थी, राम और रोटी, मंडल और कमंडल दोनों मिल गए थे। हम अयोध्या की भी बात कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण के बारे में भी मैं पूरे टाइम बोली हूँ जब आप लोग छोटे थे। ओबीसी आरक्षण में एसटी, एससी एंड ओबीसी, तो एसटी एससी को देना तो संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन पंचायती राज में और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का भी आरक्षण है एसटी एससी के अलावा। हाँ, तो उसी तर्ज पर हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोविजन and there can be one more special provision in the special provision. दीदी बात आपने कहा बेरोजगारी, दीदी आपने कहा बेरोजगारी और विकास की बात नहीं हो रही, सनातन की ओर राजनीति जा रही, तो आप क्या बीजेपी के लिए बोल रही हैं, कांग्रेस के लिए? मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मतलब विकास की बात नहीं हो रही क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, विकास की भी कर रहे हैं, बेरोजगारी विकास की भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं। पूरे टाइम शिवराज जी सड़क पे ही हैं, पानी भी बरस रहा है, पसीना भी बरस रहा है, उनका मिल गया उनको पसीना और पानी, पूरे टाइम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है सभी नेताओं से हाथ जोड़ रही हूँ कि आप सनातन की बहस को शंकराचार्यों पर छोड़ दीजिए, धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। और वो जो डीएम के बारे हैं ना, वो हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। उन्होंने मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहना के राजनीति की है, उनने तिलक, चोटी और जनेऊ काटे हैं, उनने लोगों को बहुत मारा पीटा है धार्मिक चिन्हों को देख करके। लेकिन क्या उससे तमिलनाडु में मंदिरों पे लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया? क्या वहाँ चोटियाँ रखना बंद कर दिया? क्या मंदिर में जाना बंद कर दिया? वहाँ मंदिर भी है, मूर्तियाँ भी हैं, तिलक, चोटियाँ और जनेऊ भी हैं। इसलिए जब उनके उतने विरोध के बाद तमिलनाडु में ही वो खत्म नहीं हो सका। आपको याद हो डीएमके की पॉलिटिक्स जब शुरू हुई थी, मैं भी उसमें पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मैं पढ़ा है ना कस के फिर बाद में। तो जब रामास्वामी नायकर ने आंदोलन शुरू किया तो क्या होता था, चोटी वाला व्यक्ति बेचारा कोई दिखा पकड़ के चोटी काट दो, तिलक वाला दिखा उसका तिलक पहुँच दो, गले में जूतों की माला पहना दो, मूर्तियों के, भगवान की मूर्तियों के गले में जूतों की माला पहना दो। उन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स उस पर की। लेकिन रामेश्वरम वही है, मदुरई वही है, हमारे जो मेरा खुद का गुरुजी का जो स्थान है वो कर्नाटक में वही है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय का। ना तिलक कम हुए, ना चोटियाँ कम हुई, ना जनेऊ कम हुए, ना मंदिर में जाने वालों की संख्या कम हुई। इसलिए जब वहीं कम नहीं हो पाया तो यहाँ कौन सा खतरा हो गया है? तो मेरा तो कहना है कि क्यों सनातन सनातन कर रहे हो, शंकराचार्यों के ऊपर छोड़ दो, जो विद्वान लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दो, वो इस बात को सेटल करेंगे, नेताओं को इसमें नहीं पड़ना। दीदी सरकार के मामलों पर अभी तक 2021 की जनगणना का ही आता पता नहीं है अभी इस बात हाँ अब इस बात का जवाब, क्योंकि देखिए जो मोदी जी के मंत्री हैं वो सब पढ़े लिखे और विद्वान लोग हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद ही, होमवर्क करने के बाद ही वो किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। इसका जवाब भी उनके पास होगा, वो इसका जवाब देंगे। मुझे ना सरकार की तरफ से बोलना, ना विपक्ष की तरफ से। थोड़ा लेट हो गए थे आप, छोटा सा बताते हैं कि आप नहीं किया जाना चाहिए। ओरछा में खुद एक उसका वास्तु का है, तमाम चीजें हैं, सब जगह बदली जा रही है। पहले भी इस बात को बोला गया कि नर्मदा को दूसरे स्थानों यानी दूसरी नदियों से नहीं मिलवाना चाहिए, ये बात भी सामने। अब आस्था की बात है तो हो रहा है, लोगों की आस्था है तो आस्था और विकास का मेल करके चलना, यही हमारे विकास की परिभाषा है। उसमें हमने आस्था भी मिलाई, हमने सड़कें भी बनाई हैं, हम बिजली भी लाए हैं, हम पानी भी लाए हैं, हम खाद भी लाए हैं, हम किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। तो साथ में हम आस्था का भी ध्यान रख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि अकेले आस्था पर ही फोकस हो गया, ऐसा नहीं।
से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो यूपी में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं, पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी यूएसपी बन गई, पार्टी की यूएसपी बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों माने एक कर दिए हैं। बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया, और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें ओबीसी महिलाएं वंचित हो गई, और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूँ। दीदी आप अपनी ही पार्टी के विरोध के पहले इन्होंने जो पूछा था वो पूछे ना, आपकी ही पार्टी के बिल का आप विरोध लॉन्ग कर रहे हैं, भिजवाना, लॉन्ग। और आप कह रहे हैं अभियान इसके खिलाफ आज से ही चलाया जाएगा। नहीं, खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि ओबीसी महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया तो मैंने कहा था उसके बाद बोलूँगी। और मेरा बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, सामाजिक विषयों पर बोलने की छूट रहनी ही चाहिए। और इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। दीदी आप वर्ग की जाति के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं लोन मांग रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे थे, मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेताओं के साथ, मायावती जैसी नेताओं के साथ, जो नारे लगाते थे तिलक तराजू घर तलवार, और इनको मतलब आगे का मैं मुंह से निकाल ही नहीं पाऊंगी, उनके साथ मजबूरी में जा रहे थे। और वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ उनको अपनी जगह नहीं दिखाई देती थी, मैंने ये कहा है। छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में अरे इनका हो जाए कम से कम 1996 में देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई।
क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें ST, SC और OBC का स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि ST और SC को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन OBC महिलाएं पीछे छूट जाएंगे, इसलिए इसमें OBC का प्रोविज़न करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज़ हो गए और पूरा सदन नाराज़ हो गया। लेकिन अचानक सदन 2 हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेकर। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आ गए, और हमारी पार्टी के लोग भी पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा। तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविज़न नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है तो फिर इसमें हम वो प्रोविज़न भी कर सकते हैं, और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम OBC को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियाँ भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो इस बात पर जब स्टैंडिंग कमेटी को बिल गया तो जॉर्ज साहब का प्रस्ताव था कि मुझे ही अध्यक्ष बना दिया जाए स्टैंडिंग कमेटी का, लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष थी, एक पार्टी थी, मेरा एक मत था, इसलिए डॉक्टर कामरेड गीता मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और हर बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैंने मुद्दा उठाया और अटल जी और आडवाणी जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। हर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया। जब मैं मिनिस्टर थी तो 1-2 बार अटल जी ने इस बिल को लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि आप OBC के प्रोविज़न के बिना मत लाइएगा इस बिल को, नहीं तो मैं सदन में भी इसके विरोध में खड़ी हो जाऊंगी। तो इसलिए किसी ना किसी वजह से वो रुका रहा। मैंने आज कल जब मुझे खबर लगी आ रहा है, सुबह खबर लगी कि आ ही रहा है, तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम, और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए, तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी OBC वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि OBC का प्रोविज़न उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भी बताया था कि अगर इसमें OBC का प्रोविज़न नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविज़न की बात इसमें हो। अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें OBC महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविज़न हो सकता है। अब इसमें OBC महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी, और बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो। और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई OBC आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया, लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविज़न नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा, और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से 5 राज्यों में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस बिल से कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही, क्योंकि मोदी जी के लिए वो एक आस्था का और आत्मीयता का भाव रखती हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित में बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए महिलाएं तो वोट देंगी। तो क्या हम सारे काम वोट के लालच में करेंगे? क्या हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें वोट दें? नहीं, हमारा भी तो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी महिलाओं के स्थान के बारे में सोचें। पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी, और मैं जाके मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें?
और इनको ये 1000-2000 रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए और संसद के अंदर स्थान दीजिए। दीदी हाँ, आप बोलिए, आप उनका होगा नहीं, अब चेक वालों प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, अगर वो आपका जो रिकमेंडेशन है जो संशोधन के लिए, अगर वो रिकमेंडेशन बिल में नहीं जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर क्या आप मतलब क्या उस पे आप अभी इस बिल की एक लंबी लाइन है, अभी दोनों सभाओं में पारित होना है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों के हक में हमेशा बोला है, वो लड़े हैं और कई बार बहुत तकलीफ व्यक्त की है उनकी हालातों को देख करके। तो प्रधानमंत्री के हाथ में एक मौका आ गया है कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी वो संसद में बैठने का मौका दे दें, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं लेकिन आपको बता दूं, अटल जी के समय जब इस बिल पे काम हुआ था, उस समय क्या आपके रिकमेंडेशन जोड़े गए थे? क्योंकि आप तो 96 से रिकमेंडेशन की मांग कर रही हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। तब मैं आपको बताऊं, इस बिल की ऐसी विचित्र स्थिति हो गई थी कि कैबिनेट में उठे तो मैं रोक देती थी और मैं बोलती थी कि देखो संसद में बिना मेरी जानकारी के ले आए तो मैं वहीं खड़े होकर विरोध कर दूंगी। तो फिर हालात ऐसे हो जाते थे। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ इस पर विशेष किया नहीं, शायद प्रयास ही नहीं किया। उस समय कांग्रेस पूरे समय ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं बोली है, ये ध्यान रखिएगा आप। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का साथ नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की कई महिला सांसदों ने मुझे कहा, जब मैं बाहर निकला आ गई, हंगामा हो गया मेरे बोलने के बाद और देवगौड़ा ने बिल वापस ले लिया, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमको पत्थर मार सकती हैं बाहर महिलाएं। मैंने कहा आप लोग भी तैयार है ना, झाड़ू भी मारा जा सकता है आप लोगों को। तो इसीलिए हंसे और हम लोग इस बात के साथ। तो ऐसे होते होते ये बिल अटका रहा। अब प्रधानमंत्री जी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ ले आए हैं, तो मैं अभी भी अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से, सरेआम अपील करूंगी कि आप अभी भी राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें ओबीसी का प्रोविजन उसमें शामिल कर लीजिए। दीदी देने से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये बीजेपी की जो सरकार है शिवराज जी की, क्या ये रेवड़ी बांट रही है? क्या 1000? नहीं, रेवड़ी बिल्कुल नहीं है, उससे रिलीफ होता है, भाई की तरफ से बहनों के लिए गिफ्ट है। लेकिन और अच्छा होगा अगर वो महिलाओं को और पिछड़ी जाति की महिलाओं को, क्योंकि दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति की महिलाएं और सवर्ण महिलाएं भी 10% जो सवर्णों के आरक्षण की मैं पक्षधर हूँ, उन सबको एक रिलीफ होगा इस आरक्षण। हाँ, हाँ, वो जनगणना के बाद ही मिल पाएगा महिलाओं को। दूसरों का कहना है कि 2021 के जनगणना हो नहीं पाई है, जो आज तक नहीं हुई है, तो इसकी वजह से महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में दूसरी ओर वो कह रहा है कि जनगणना का परिसीमन जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा, तब जाके महिला आरक्षण बिल लागू होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया था। जो राहुल गांधी का ट्वीट है उसका जवाब देना तो जिनने आरक्षण का बिल प्रस्तुत किया है मेघवाल साहब ने, उनका काम है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उसका उस जनगणना से कोई संबंध नहीं है ना, सीटों को आरक्षित जैसे डिलिमिटेशन हुआ है, तो इसलिए वो उसके लिए कोई जनगणना जरूरी ही होती है ऐसा नहीं है। ये तो एक विशेष प्रोविजन है आरक्षण का जो किया गया है, इसका जनगणना से कनेक्शन है। और अगर कोई कनेक्ट है तो राहुल इसको बात करें मेघवाल जी से मिलकर। परिसीमन का तो मुद्दा है ना, तो ये वो राहुल गांधी का मामला है ना, इसमें मैं क्यों रिस्पॉन्स, हाँ, इस पर सरकार की तरफ से। तो क्या महिला आरक्षण 29 में या बाद में मिलेगा? अभी इसमें जवाब सरकार की तरफ से आएगा, मेरी तरफ से नहीं। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे, इसमें ST, SC और OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना 50%, 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें ST, SC और OBC की होना। ये जो 28-29 पर बात, 28-29 तक बात जा रही है, तो मिला के जुमला रही है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो भी योजनाएं घोषित की वो लागू की हैं। जनधन योजना लागू करी, मुद्रा योजना लागू करी, GST लागू करी, स्वच्छता अभियान चलाया, तो जुमला कहाँ से रह गया? हर चीज़ को वो धरातल पे लाए हैं और इतना ज़्यादा होमवर्क करके लाए हैं। उनके मंत्री और वहाँ के जो मंत्रालय के जो अधिकारीगण होते हैं वो इतना बढ़िया ढंग से नीचे जमीनी उससे काम करते हैं। कांग्रेस जरूर हमेशा जुमलेबाजी करती रही, बड़ी मतलब मैं खुद ही तंग रह गई कि जिस कांग्रेस ने उस समय पर साथ नहीं दिया 96 में, आज अचानक उन्हें अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो OBC आरक्षण की बात करने लगी। अभी अगर ये लागू नहीं होता है तो अभी के मेरे को क्या लग रहा है कि महिलाएं वोट देती ही हैं और हम फायदे को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं। हमने बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए हैं कि हमें फ़ायदा होगा, हमने बहुत सारे काम इसलिए किए हैं कि लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें। आज पिछड़े वर्ग बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं, ये इस आरक्षण में उनका प्रोविज़न नहीं भी करेंगे तभी उन्हें वोट दे देना है, लेकिन हम उनके अधिकार से वंचित करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, तो उसके लिए जातिगत जनगणना भी जरूरी है, तो क्या पक्ष में है जातिगत जनगणना? पिछड़े वर्ग लिस्टेड हैं,
जब लोग कॉलम भरते हैं तो उसमें लिखा होता है ओबीसी, तो जब रिजर्व हो जाएगी कोई सीट ओबीसी के लिए तो जिस महिला ने कॉलम भरा होगा ओबीसी का वो उसको वहाँ पे उम्मीदवार हो जाएगी। इसका जातिगत जनगणना से कोई संबंध नहीं। मैं अब इसके एक दूसरे पक्ष पे आ जाऊँ। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ और जातियों के नाम पे इतनी डिबेट हुई टीवी पे, तो मैं इतनी डर गई थी कि क्या हम मनुवादी व्यवस्था की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा देश चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जातियों को उनकी औकात बता दी गई कि तुम तो 2.5% ही हो, तुम तो 10% ही हो, जबकि वो मिला करके 60-70% हो रहे हैं अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो। और ऐसा उनकी औकात बता करके उनको बोना बना दिया गया, उनको छील करके रख दिया गया। मैं तो तभी बहुत चिंतित हो उठी थी। इसी तरह से मैं सनातन की बहस पे चिंतित हूँ कि ये तो धार्मिक विद्वानों का काम है, शंकराचार्यों का काम है, नेताओं ने अपने हाथ में ये काम क्यों ले लिया। सड़क बिजली पानी की बात करो, विकास की बात करो, रोटी और रोजगार की बात करो। इसलिए मैं सनातन की बहस के लिए भी तैयार नहीं होती और जातिगत गणना के बिना नहीं हो पाएगा ऐसा मैं मानती नहीं। जिस महिला ने कॉलम भरा है कि मैं ओबीसी हूँ वो वहाँ से चुनाव लड़ जाएगी। हाँ, मांग ही नहीं है, स्ट्रेस है। और मैं देश में ऐसा माहौल बनाऊंगी कि प्रधानमंत्री जी तक उसका संदेश जावे और बड़े पॉजिटिव तरीके से बोलूंगी, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही है और पार्टी ने मेरा बहुत सम्मान किया इस बात के लिए। बल्कि ये माना कि इसी वजह से मेरा ऐसा कह देने के बाद बिहार में जब मुझे प्रभारी बनाया गया, यूपी में भी मुझे खूब पान के पत्ते सा जो फेरा गया, उसमें ये दोनों चीज़ें मिल गई थी, राम और रोटी, मंडल और कमंडल दोनों मिल गए थे। हम अयोध्या की भी बात कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण के बारे में भी मैं पूरे टाइम बोली हूँ जब आप लोग छोटे थे। ओबीसी आरक्षण में ST SC एंड OBC, तो ST SC को देना तो संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन पंचायती राज में और स्थानीय निकाय चुनाव में OBC का भी आरक्षण है ST SC के अलावा। हाँ, तो उसी तर्ज पर हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज ए वेरी स्पेशल प्रोविजन एंड देयर कैन बी वन मोर स्पेशल प्रोविजन इन द स्पेशल प्रोविजन। दीदी आपने कहा बेरोजगारी चलो दीदी आपने कहा बेरोजगारी और विकास की बात नहीं हो रही, सनातन की ओर राजनीति जा रही, तो आप क्या बीजेपी के लिए बोल रही हैं, कांग्रेस के लिए? मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मतलब विकास की बात नहीं हो रही क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, विकास की भी कर रहे हैं, बेरोजगारी विकास की भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं। पूरे टाइम शिवराज जी सड़क पे ही हैं, पानी भी बरस रहा है, पसीना भी बरस रहा है, उनका मिल गया बिल्कुल पसीना और पानी, पूरे टाइम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है सभी नेताओं से हाथ जोड़ रही हूँ कि आप सनातन की बहस को शंकराचार्यों पर छोड़ दीजिए, धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। और वो जो DM के बारे हैं ना, वो हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। उन्होंने मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहना के राजनीति की है, उनने तिलक चोटी और जनेऊ काटे हैं, उनने लोगों को बहुत मारा पीटा है धार्मिक चिन्हों को देख करके। लेकिन क्या उससे तमिलनाडु में मंदिरों में लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया? क्या वहाँ चोटियां रखना बंद कर दिया? क्या मंदिर में जाना बंद कर दिया? वहाँ मंदिर भी है, मूर्तियां भी हैं, तिलक चोटियां और जनेऊ भी हैं। इसलिए जब उनके उतने विरोध के बाद तमिलनाडु में ही वो खत्म नहीं हो सका। आपको याद हो DMK की पॉलिटिक्स जब शुरू हुई थी, मैं भी उसमें पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ा है ना कस के फिर बाद में। तो जब रामास्वामी नायकर ने आंदोलन शुरू किया तो क्या होता था, चोटी वाला व्यक्ति बेचारा कोई दिखा पकड़ के चोटी काट दो, तिलक वाला दिखा उसका तिलक पहुँच दो, गले में जूतों की माला पहना दो, मूर्तियों के भगवान की मूर्तियों के गले में जूतों की माला पहना दो। उन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स उस पर की। लेकिन रामेश्वरम वही है, मदुरई वही है, हमारे जो मेरा खुद का गुरुजी का जो स्थान है वो कर्नाटक में वही है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय का। ना तिलक कम हुए, ना चोटियाँ कम हुई, ना जनेऊ कम हुए, ना मंदिर में जाने वालों की संख्या कम हुई। इसलिए जब वहीं कम नहीं हो पाया तो यहाँ कौन सा खतरा हो गया है? तो मेरा तो कहना है कि क्यों सनातन कर रहे हो, शंकराचार्यों के ऊपर छोड़ दो, जो विद्वान लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दो, वो इस बात को सेटल करेंगे, नेताओं को इसमें नहीं पड़ना। दीदी सरकार के मामलों पर अभी तक 2021 की जनगणना का ही आता पता नहीं है। अभी इस बात हाँ अब इस बात का जवाब, क्योंकि देखिए जो मोदी जी के मंत्री हैं वो सब पढ़े लिखे और विद्वान लोग हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद ही, होमवर्क करने के बाद ही वो किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। इसका जवाब भी उनके पास होगा, वो इसका जवाब देंगे। मुझे ना सरकार की तरफ से बोलना, ना विपक्ष की तरफ से। थोड़ा लेट हो गए थे आप, प्रिसाइजली मतलब छोटा सा बता दीजिए कि आप नहीं किया जाना चाहिए। ओरछा में खुद एक उसका वास्तु का है, तमाम चीजें हैं, सब जगह बदली जा रही है। पहले भी इस बात को बोला गया कि नर्मदा को दूसरे स्थानों यानी दूसरी नदियों से नहीं मिलवाना चाहिए, ये बात भी सामने। अब आस्था की बात है तो हो रहा है, लोगों की आस्था है तो आस्था और विकास का मेल करके चलना, यही हमारे विकास की परिभाषा है। उसमें हमने आस्था भी मिलाई, हमने सड़कें भी बनाई हैं, हम बिजली भी लाए हैं, हम पानी भी लाए हैं, हम खाद भी लाए हैं, हम किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। तो साथ में हम आस्था का भी ध्यान रख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि अकेले आस्था पर ही फोकस हो गया, ऐसा नहीं।
से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो यूपी में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं, पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी यूएसपी बन गई, पार्टी की यूएसपी बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों माने एक कर दिए हैं। बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें ओबीसी महिलाएं वंचित हो गई और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूँ। दीदी आप अपनी ही पार्टी के विरोध के पहले इन्होंने जो पूछा था वो पूछे ना, आपकी ही पार्टी के बिल का आप विरोध लॉन्ग कर रहे भिजवाना, हैं लॉन्ग। और आप कह रहे हैं अभियान इसके खिलाफ आज से ही चलाया जाएगा। नहीं, खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि ओबीसी महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया तो मैंने कहा था उसके बाद बोलूँगी। और मेरा बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, सामाजिक विषयों पर बोलने की छूट रहनी ही चाहिए। और इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात कहने की अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। दीदी आप वर्ग की जाति के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं लोन मांग रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे थे, मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेताओं के साथ, मायावती जैसी नेताओं के साथ, जो नारे लगाते थे तिलक तराजू हर तलवार, और इनको मतलब आगे का मैं मुंह से निकाल ही नहीं पाऊंगी, उनके साथ मजबूरी में जा रहे थे। और वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ उनको अपनी जगह नहीं दिखाई देती थी, मैंने ये कहा है। अरे इनका हो जाए क्रम से 1996 में देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट
उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें ST, SC और OBC का स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि ST और SC को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन OBC महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, इसलिए इसमें OBC का प्रोविज़न करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ